हेलो बच्चों, देखिए हम एक बार फिर से मिलने के लिए आ गए आपसे और आपको एक नया पाठ पढ़ाने के लिए। इस नए पाठ का नाम है बीज बीज बीज। बीज तो आप सभी ने देखे होंगे। जब आप फल खाते हैं, संतरा खाते हैं तो उसमें बीज होते हैं जो मुंह से निकाल के फेंकते हैं। जब पपीता काटते हैं तो उसमें भी बीज होते हैं। तरबूज काटते हैं उसमें भी बीज होते हैं। आम खाते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी गुठली निकलती है। तो जितने भी फल और सब्जियां हैं, जितने भी प्रकार के पौधे हैं, उन सब में बीज पाए जाते हैं और बीज से ही पौधा बनता है और पौधे से पेड़। तो बीज के बारे में आप सब पहले से ही थोड़ा बहुत ज़रूर जानते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा और जानने के लिए हम पढ़ते हैं ये पाठ बीज बीज बीज। गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टियां बिताने अगले दिन घर आने वाला था। तरह तरह का खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खेलेंगे। यह सोचकर गोपाल बहुत खुश था। इतने में माँ ने आवाज़ लगाई, गोपाल, रात में 2 कटोरी चने याद से भिगो देना। माँ को बुआ के घर जाना था और वे सुबह लौटने वाली थी। अब जब भी घर में कोई आता है मिलने के लिए, बच्चों की मौसी या बुआ और उनके साथ छोटे बच्चे आते हैं तो सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं कि इकट्ठे खेलेंगे, खाएंगे, खूब मज़े करेंगे, है ना। इसी तरीके से गोपाल भी खुश हो रहा था। गोपाल ने रात में चने भिगोते हुए सोचा, माँ ने बस 2 कटोरी चने कहा, वह भी 8 लोगों के लिए, ये तो बहुत कम पड़ जाएंगे। इसलिए उसने 4 कटोरी चने भिगो दिए। सुबह माँ वापस आई तो गोपाल को बुलाया और कहा, इतने सारे चने क्यों भिगो दिए? देखो ये तो बर्तन से बाहर आ गए। अब माँ ने तो सिर्फ 2 कटोरी चने भिगोने को कहा था, लेकिन गोपाल ने क्या सोचा, अरे 2 कटोरी चने से इतने सारे लोगों का क्या होगा, वो तो कम पड़ जाएंगे। तो उसने अपनी समझदारी दिखाते हुए ज़्यादा चने, 4 कटोरी चने भिगो दिए। कई बार होता है ना, बच्चे भी माँ को बोलते हैं कि मम्मी टिफ़िन में बस 1 ही रोटी डालनी है, 2 नहीं डालनी, मुझे 1 रोटी की ही भूख लगती है। लेकिन माँ को क्या लगता है, अरे नहीं खा लेगा, 2 डाल ही देती हूँ। इसी तरीके से गोपाल ने भी सोचा, भाई शायद कम पड़ेंगे तो मैं थोड़े ज़्यादा चने भिगो देता हूँ। लेकिन हुआ क्या, उसने 4 कटोरी चने भिगोए तो वो बर्तन से ही बाहर आ गए। वो इतना ज़्यादा फूल गए कि बर्तन से बाहर आ गए। गोपाल सोच में पड़ गया, यह कैसे हुआ। माँ ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ, तुमने इतने चने भिगो दिए। अब मैं आधे चने अंकुरित करके बुआ के लिए भिजवा दूंगी। डॉक्टर ने बुआ को अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है। माँ ने अंकुरित करने के लिए भीगे हुए चने एक गीले कपड़े में लपेट कर टांग दिए। अब गोपाल की माँ ने भी सोचा, चने ज़्यादा तो हो ही गए हैं, तो मैं गोपाल की बुआ के पास से चने अंकुरित करके भिजवा दूंगी, क्योंकि गोपाल की बुआ को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी थी। अब ये आपने पढ़ा बच्चों। अब आपने आपस में चर्चा करनी है बच्चों ने मिलके कि तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती हैं और क्यों। आपने कभी अपनी मम्मी को किचन में काम करते हुए देखा है, कभी ध्यान दिया है, तो आपने देखा है माँ क्या क्या चीज़ें पहले भिगोती है बनाने से पहले। तो उसमें दालें हो सकती हैं, उसमें राजमा हो सकते हैं, उसमें चने हो सकते हैं, उसमें चावल हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें पहले भिगो के बनाई जाती हैं। जब इडली भी बनानी होती है तो भी चावल पहले भिगोए जाते हैं, है ना। डोसा बनाना होता है तो भी चावल या दाल ये सब भिगोई जाती हैं। और राजमा छोले बनाने होते हैं तो भी पहले भिगोए जाते हैं। जो चीज़ें गलने में ज़्यादा समय लेती हैं वो पहले भिगोई जाती हैं। दूसरा आपने चर्चा करनी है, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें अंकुरित करके खाई जाती हैं, उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है, कितना कितना समय लगता है। अच्छा, अब सबके घर में अलग अलग प्रकार का खाना होता है ना। कोई वेज खाना खाता है, कोई नॉन वेज खाना खाता है, कोई यानी कि कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है। तो आपने देखना है कि आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें अंकुरित करके खाई जाती हैं। अब सीधी सी बात है, मांस तो अंकुरित नहीं हो सकता, वो तो शाकाहारी मतलब जो हम पौधे हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, ये दालें हैं, अनाज हैं, यही सब अंकुरित हो सकते हैं। तो आपने घर में देखना है कि कौन सा अनाज अंकुरित किया जा सकता है और कौन सी चीज़ें अंकुरित करके खाई जाती हैं। दूसरा ये भी देखना है कि अंकुरित कैसे किया जाता है। अब अंकुरित तो हम खाते हैं, है ना। स्प्राउट्स बनाती है मम्मी, मूंग की दाल के स्प्राउट्स बना देती हैं, चने भिगो के चने के स्प्राउट्स बनाती हैं। स्प्राउट्स मीन्स उनको अंकुरित कर देती हैं। अंकुरित मीन्स जब हम किसी
चने या दाल को, किसी भी तरीके के अनाज को जो कि अंकुरित हो सकता है, जब हम भिगोते हैं थोड़ा टाइम भिगो के, फिर उसको हम नमी में रखते हैं, तो उस नमी से क्या होता है, धीरे धीरे उसमें से छोटी सी एक पूंछ सी निकल जाती है ना, सफ़ेद सी पूंछ आपने देखा है कभी छोटी सी, तो उसी को बोलते हैं कि वो अंकुरित हो गया। और वो पूंछ कैसी होती है, जैसे छोटा सा धागा, पूंछ नहीं बोल के हम इसको धागा बोलेंगे, छोटे से एक धागे जैसी धागा सा निकल आता है, जिसे बोलते हैं कि अंकुरित हो गया। तो आपने देखना है कि घर में कौन कौन सी चीज़ें अंकुरित करके खाई जाती हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि अंकुरित उनको कैसे किया जाता है। अब ऐसे कैसे अंकुरित हो जाएगा, हम में से ज़्यादा को तो पता नहीं होगा, छोटे बच्चों को, है ना। तो क्या तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है, क्यों? अच्छा, आपने ये भी चर्चा करनी है, जैसे बच्चे आपस में बात करते हैं, हाँ मम्मी को थोड़ी प्रॉब्लम थी या दादी को थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने बोला है कि उनको ऐसा खाना खाना है। या जैसे गोपाल की बुआ को ही बताया डॉक्टर ने, तो आप भी अपने घर में चर्चा कर सकते हैं कि हमारे घर में किसको डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है। और आपने करके देखना है, करके देखो। याद है कक्षा 4 में जड़ों का जाल पाठ में तुमने बीज के प्रयोग किए थे। आओ एक और प्रयोग करके देखो। चने के कुछ दाने और 3 कटोरियाँ लो। पहली कटोरी में चने के 4-5 दाने लो और कटोरी को पानी से पूरा भर दो। अच्छा, आपने क्या करना है, 3 कटोरियाँ लेनी है। 3 कटोरियों में क्या करना है, एक कटोरी में चने के 4-5 दाने डालने हैं और उसको पानी से कटोरी को पूरा भर देना है। फिर दूसरी कटोरी में क्या करना है, दूसरी कटोरी में भी उतने ही चने भीगी हुई रुई या कपड़े में लपेट कर रख दो। ध्यान रहे कपड़ा या रुई सूखने न पाए। तो दूसरी कटोरी में क्या करना है, 4-5 दाने लेकर आपने या तो भीगी हुई रुई या कोई भीगा हुआ कपड़ा उसमें लपेट कर रखने हैं, लेकिन उसको पानी से नहीं भरना है, बस कपड़ा या रुई ही गीली करनी है। अच्छा, फिर ये भी ध्यान रखना है कि ये कपड़ा और रुई, क्योंकि वो थोड़ी देर में सूख सकती है, तो उसको आपने गीला करते रहना है, उसको सूखने नहीं देना है। और तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखने हैं, ना उसमें पानी डालना है, ना ही वो चने गीले कपड़े में या गीली रुई में लपेट कर रखने हैं। तो एक कटोरी में आपने 4-5 दाने चने के लिए और उसको पानी से भर दिया कटोरी को। दूसरी कटोरी में आपने 4-5 दाने चने के गीली रुई या गीले कपड़े में लपेट कर रखे और तीसरी कटोरी में चने के सूखे दाने ही रखे, ना उसमें पानी डाला ना ही कपड़े में लपेटा। अब तीनों कटोरियों को ढक दो। 2 दिन बाद देखो और लिखो तीनों कटोरियों के चनों में क्या बदलाव दिखा। अब आपने देखना है बच्चों कि 2 दिन बाद देखना है कि क्या बदलाव उन चने, जो आपने चने भिगोए थे या कटोरी में रखे थे, तीनों कटोरियों में क्या क्या उसमें बदलाव आया है। अच्छा, अब आपने बदलाव में क्या देखना है कि क्या बीजों को हवा मिल रही है। अब आप सोचिए, एक कटोरी में तो पानी भरा था तो उसमें हवा नहीं जा रही थी। एक कटोरी में पानी भरा था ना, पहली वाली कटोरी में, और दूसरी कटोरी में गीले कपड़े में लपेटा था तो उसमें हवा जा रही थी, उसको तो हवा मिल रही थी। और तीसरी कटोरी, उसको भी हवा मिल रही थी, क्योंकि उसमें तो सिर्फ सूखे चने थे, बाकी कटोरी में सिर्फ हवा ही थी। दूसरा आपने देखना है, क्या बीजों को पानी मिल रहा है। अब बीजों को पानी मिल रहा है क्योंकि पहली वाली कटोरी में तो पानी ही था, तो उनको तो मिल ही रहा है। दूसरी वाली कटोरी में अगर आप भूलते नहीं हैं उसको गीला करना, तो उनको भी पानी मिल रहा है, यानी कि वो नमी है, उसमें ऊपर से पानी नहीं भरा गया, बस गीले कपड़े की जो नमी है उतना ही पानी उसको दिया गया है। और तीसरी कटोरी तो सूखी ही थी। बीजों में क्या बदलाव आया। अब आप देखिए कि इन 3 प्रकार की कटोरियों में जो चने भिगोए थे उनमें आपने क्या बदलाव देखा। क्या बीजों में अंकुरण हुआ, क्या आपने उन बीजों में वो छोटे छोटे धागे निकलने शुरू हुए जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये बदलाव आपने देखना है। बताओ और लिखो, किस कटोरी के बीजों में अंकुरण हुआ, इस कटोरी और बाकी कटोरियों के बीजों में क्या अंतर है। अब ये प्रयोग जब आप घर पे करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस कटोरी के बीजों में अंकुरण हुआ है। तो अंकुरण किस कटोरी के बीज में हुआ होगा, जिस कटोरी में चने पानी से भीगी हुई रुई या पानी से भीगे हुए कपड़े में लपेट कर रखे गए थे, उस कटोरी के बीजों में अंकुरण हुआ होगा। ऐसा क्यों हुआ होगा,
क्योंकि जब भी हम किसी अनाज को अंकुरित करते हैं तो उसके लिए पहले उसको भिगोते हैं काफ़ी देर, 4-5 घंटे उस अनाज को भिगोया जाता है। जब वो अनाज फूल जाता है भीगने के बाद तो उसका पानी निकाल दिया जाता है और उसको एक कपड़े में लपेट दिया जाता है और उस कपड़े को गीला रखना पड़ता है लगातार 2 दिन तक। 2 दिन बाद आप देखते हैं कि उसमें वो छोटे छोटे धागे जिसको हम अंकुरन बोलते हैं वो निकल जाते हैं। तो अंकुरन के लिए क्या ज़रूरी है बच्चों? अंकुरन के लिए ज़रूरी है कि नमी होनी चाहिए, अनाज को नमी मिलनी चाहिए, ना कि वो पानी में डूबा हुआ होना चाहिए या उसको बहुत ज़्यादा पानी डाल के उसको डुबा दें या बहुत ज़्यादा पानी में रख दें तो उसमें अंकुरन नहीं होगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा तो वो अंकुरित नहीं हो पाएगा बल्कि वो सड़ जाएगा या गल जाएगा। लेकिन जब उसको नमी मिलेगी इतनी जितनी आपको बताई है कपड़े में लपेट कर रखने वाली, तो फिर उसमें अंकुरन हो जाएगा। और जो सूखी कटोरी जिसमें पानी भी नहीं डाला उसमें तो अंकुरन कैसे ही होगा, वो तो जैसे डब्बे में पड़े थे वैसे ही कटोरी में पड़े रहेंगे। गोपाल की माँ ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे? अभी आपको बताया कि अंकुरन कैसे होता है, तो इसमें यही प्रश्न किया गया है कि भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे। अभी मैंने आपको बताया कि अंकुरन होने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, सिर्फ नमी की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरा आपने ये देखना है कि कमरे का तापमान क्या होता है और नमी कितनी चाहिए जब अंकुरन, जिसकी वजह से अंकुरन होगा। अब कई बार क्या होता है कि बहुत ठंड होती है, बहुत ठंडे मौसम में हम अनाज भिगो देते हैं, दालें भिगो देते हैं या चने भिगो देते हैं, तो उसके बाद भी जब हम भिगोने के बाद कपड़े में लपेट कर रखते हैं तो अंकुरन थोड़ा देर से होता है क्योंकि मौसम बहुत ठंडा होता है। लेकिन अगर गर्मी हो तो बहुत जल्दी से अंकुरन हो जाता है। तो तापमान को भी देखना पड़ेगा कि हवा का तापमान कितना है जिससे अंकुरन जल्दी होता है या देर से होता है। बहुत ज़्यादा ठंडे तापमान में अंकुरन नहीं होता या बहुत देर से या बहुत ही कम होता है। अब इसमें एक दाल का दाना दिखाया है। साबुत मसूर को दलने से मैं दाल बनी हूँ, लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते, सोचो क्यों? अच्छा बच्चों, आपने एक बात ध्यान दी होगी कि जब भी हम अंकुरन के लिए कोई चीज़ भिगोते हैं, कोई भी अनाज या दालें भिगोते हैं तो वो साबुत होती हैं। आपने देखा है कभी चने की दाल मम्मी ने भिगोई हो अंकुरन करने के लिए? नहीं, वो चने भिगोती हैं। या कभी मूंग की दाल भिगोई हो? मूंग की दाल नहीं भिगोती, साबुत मूंग का दाना यूज़ किया जाता है, साबुत मूंग को यूज़ किया जाता है, हरी मूंग जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये सभी साबुत अनाज हैं। गेहूं को अंकुरित करना है तो गेहूं को पीसने के बाद तो अंकुरित नहीं किया जा सकता, साबुत गेहूं को ही अंकुरित किया जाएगा। इसी तरीके से जो भी अनाज या दालें हैं, जो भी अंकुरन किए जाएंगे जिस भी चीज़ का, या मटर के दाने हैं, जो भी हैं वो साबुत होने चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। और दूसरा, वो कच्चे ही होने चाहिए, उनको उबाला नहीं जाना चाहिए, कच्चे ही दानों का अंकुरन होगा। चित्र बनाओ। आप अपने अंकुरित बीज को ध्यान से देखो और उसका चित्र बनाओ। आपने जो भी बीज, जिस भी बीज को अंकुरन के लिए लगाया था, आप देखिए कि अंकुरित होने के बाद वो कैसा दिखाई देता है। आपने उसका वैसा ही चित्र बनाना है। किसका पौधा कितना बड़ा? एक गमला या चौड़े मुंह वाला डब्बा लो, इसके नीचे छोटा सा छेद करके मिट्टी भरो, किसी एक किस्म के 4-5 बीज मिट्टी में दबा दो। कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोएं, जैसे सरसों, मेथी दाना, तिल और धनिया। अरे ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको बहुत मज़ा भी आएगा करने में। अब आपने क्या करना है, एक गमला ले लीजिए चौड़े मुंह वाला, अगर किसी के पास गमला ना हो तो एक चौड़े मुंह वाला कोई डब्बा ले लीजिए, लेकिन उसमें नीचे एक छेद होना बहुत ज़रूरी है और उसमें आप मिट्टी भर दीजिए। गमले में तो छेद होता ही है, लेकिन जब कोई डब्बा आप घर से उठाएंगे तो ज़रूरी नहीं उसमें छेद हो, तो उसमें आप छेद कर लीजिए। तो कोई भी 4-5 बीज आप किसी भी चीज़ के, जैसे इसमें बताया है सरसों के या मेथी दाना या तिल या धनिया, किसी भी इन बीज, कोई भी बीज जो आपके घर में आसानी से मौजूद हैं, वो आप इस मिट्टी में लगा दीजिए। लगाने से पहले आपने क्या क्या करना है, जब आप जो बीज लगा रहे हैं उसका नाम आपने लिखना है कि आपने
किसका बीज लगाया है, सरसों का, मेथी का, तिल या धनिया या और कोई दाल या कोई और बीज, जो भी बीज आप लगाएंगे उसका नाम आपने लिखना है। दूसरा आपने क्या लिखना है कि बीज को आपने किस दिन बोया, आपने उस बीज को बोने की तारीख लिखनी है, ये आपने अपनी कॉपी में लिखना है। अब जिस दिन तुम्हें छोटा सा पौधा निकलता दिखे उस दिन से अपनी तालिका भरो। अब जैसे ही आपको लगे कि बीज से कुछ निकल रहा है, बीज थोड़ा फट के उसमें से कुछ निकला है, वो जैसे मैंने धागे की बात बताई थी, धागे जैसा कुछ या बिल्कुल छोटा सा वाइट सा कुछ आपको दिखाई दे, थोड़ा सा भी उसमें चेंज, उसमें थोड़ा सा भी अंतर दिखाई दे बीज में, तो आपने उसी दिन से अपनी तालिका भरनी है। अब आपने तालिका में 4 खाने बनाने हैं। पहले खाने में लिखनी है तारीख, दूसरे खाने में लिखनी है जो पौधा उसमें से निकला है बीज में से उसकी लंबाई, तीसरा धीरे धीरे जब उसमें और थोड़ा बड़ा होएगा तो उसमें कितने पत्ते दिखाई दे रहे हैं, और चौथा अगर कोई और भी बदलाव आपको दिखाई दे रहा हो तो वो भी आपने लिखना है। और पौधे की लंबाई कैसे लिखेंगे, आप एक स्केल से पौधे की लंबाई को नाप लेंगे। पता करो बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में कितने दिन लगे। अब आपने अपनी कॉपी में लिखा, जिस दिन आपने बीज बोया वो तारीख आपने लिखी थी। उसके बाद आपने ये देखना है कि जब वो पौधे के रूप में दिखाई देने लगा तो पौधा बनने तक कितने दिन लगे। दूसरा आपने देखना है पहले दिन और दूसरे दिन पौधे की लंबाई में कितना अंतर था। पहले दिन तो आपने ये देखा, पहला दिन वो जो जब आपको पौधा दिखाई देना शुरू हुआ, और दूसरा दिन पौधे से की लंबाई में कितना अंतर आया पहले दिन से दूसरे दिन में। तीसरा, किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी। क्या हर दिन पौधे में से नया पत्ता या पत्ते निकले, क्या पौधे के तने में भी कुछ बदलाव आया। और जब एक बार तो पौधा निकलेगा, फिर जब थोड़े दिन हम उसको रखेंगे तो उसका वो छोटा सा पतला सा तना धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उसमें छोटी छोटी पत्तियां भी और बढ़ती चली जाएंगी जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा। तो आपने ये लिखना है कि किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी, यानी कि आपको कब पौधा सबसे ज़्यादा लंबा दिखाई दिया, कितने दिन बाद। और फिर आपने ये देखना है, रोज़ देखना है कि क्या एक दिन में पत्ते निकलते हैं नए या थोड़े समय बाद नए पत्ते निकलते हैं। तो आपने देखना है क्या हर दिन पौधे में से नया पत्ता या पत्ते निकले, और पौधे के तने में भी कुछ बदलाव आया, क्या वो तना भी थोड़ा मोटा हो रहा था या बड़ा हो रहा था, ये भी आपने देखना है। चर्चा करो किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज़्यादा दिन लगे। अब कोई बीज बहुत जल्दी अंकुरित हो जाता है या पौधा बनता है, किसी बीज का पौधा बहुत जल्दी बनता है और किसी बीज के पौधे को थोड़ा समय लगता है निकलने में। किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे कम दिन लगे, और किस में सबसे ज़्यादा दिन लगे और किस में सबसे कम दिन लगे, ये आपने चर्चा करनी है। कौन सा बीज उगा ही नहीं और क्यों नहीं उगा होगा। अब ज़रूरी तो नहीं कि हम जितने भी बीज लगाएं वो सबके पौधे बन जाएं, सब उग जाएं, ऐसा तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं। कोई एक आध पौधा तो ऐसा होता ही है जो नहीं उगा होगा। अब आपने ये ध्यान देना है कि वो पौधा क्यों नहीं उगा, जबकि आपने सभी पौधों को एक ही तरीके से उगाया था। अगर तुम्हारा पौधा सूख गया या पीला हो गया तो सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा। अब कुछ पौधे क्या होते हैं कि पीले हो जाते हैं, यानी कि पत्ते पीले पड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, और पौधा धीरे धीरे बिल्कुल ही सूख जाता है। तो वो सूखने का क्या कारण है, या तो उसको नमी नहीं मिली, उसको ठीक से पानी नहीं दिया गया, या हवा का तापमान ठीक नहीं था, ठीक जगह पे नहीं रखा गया था, या उसमें जो पानी डाला वो इकट्ठा हो गया और पानी बाहर नहीं निकल पाया जो ज़्यादा पानी था, तो उसकी वजह से भी हो सकता है पौधा गल गया या सूख गया या पीला हो गया। तो पौधों को पानी ना मिले तो क्या होगा। जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं, बीज लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें पानी ज़रूर डालते हैं जब भी उसको लगाते हैं। कारण ताकि वो मिट्टी में नमी की वजह से उसकी जड़ें बने और उसकी जड़ें जम जाए। और पौधा तो तभी बनेगा ना जब ज़मीन गीली होगी, मिट्टी गीली होगी। सूखी मिट्टी होगी तो पौधा बनेगा ही नहीं। तो ये सभी आपको कैसे पता लगेगा, ये सिर्फ मेरे बोलने से आपको नहीं पता लगेगा। ये जो चीज़ें आपको इस पाठ में बताई गई हैं करके देखने के लिए, तो जब आप वो करके देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा धीरे धीरे कि कौन सी चीज़ें
कैसे अंकुरित होती हैं या पौधे कैसे बनते हैं, और पौधे बनने में, अलग अलग पौधे बनने में कितना कितना समय लग सकता है। तो ये सभी आप जब करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। दिल की बात बताओ, बीज के अंदर क्या होता है? अब बच्चे सोचते भी होंगे इस बीज के अंदर क्या है जो इतना बड़ा पौधा बन जाता है, सोचते हैं ना। और दूसरा, छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बनता है? वही, अरे बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बन गया, ये सभी सोचते हैं छोटे बच्चे भी। तो बच्चों, आप आपस में अपने मन की बात अपने दोस्तों से, अपने मम्मी पापा से, अपने बड़े भाई बहनों से, दादा दादी से ये करें तो आपको अच्छा भी लगेगा और चीज़ें भी पता लगेंगी, समझ आएंगी। सोचो और कल्पना करो, अगर पौधे चलते तो क्या होता, चित्र बनाओ। अब कई बच्चे बहुत ज़्यादा सोच में ही डूबे रहते हैं, वो सोचते ही रहते हैं, है ना, चीज़ों के बारे में। तो अब आप सोचो कि मान लीजिए कोई पौधा चल रहा है ना, तो कैसा लगता होगा। तो आप ऐसी कल्पना करके उसका चित्र बनाइए, किसी पौधे को चलते हुए की कल्पना करके उसका चित्र बनाइए, जबकि पौधे चलते थोड़े ही हैं, आपने सिर्फ कल्पना में ऐसा देखना है और उसका चित्र बनाना है। पता करो क्या कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं। अब ये भी आपने पूछना है अपने घर में बड़ों से या आपके आसपास जो माली है उससे पता करना है, जो भी फल या सब्जी या पौधों का काम करते हैं, जिनको भी इसकी जानकारी है, किसान से जिनको भी जानकारी है पौधे लगाने की, फसल लगाने की, सब्जियां लगाने की, उनसे आपने ये प्रश्न पूछने हैं कि क्या कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं। अब हमने क्या देखा है कि कई बार माली गुलाब, जब हम लगाते हैं गुलाब का फूल, तो उसका बीज ना लगा के उसके तने को हल्का सा काट के, उसकी जो डंडियाँ होती हैं ना, पतली पतली टहनियाँ होती हैं, उनको काट के उन्हीं को लगा देता है मिट्टी में, और उन्हीं पे फिर फूल निकल जाते हैं और पौधे बन जाते हैं और उन पौधों पे फूल बन निकलते हैं। तो यहाँ तो बीज नहीं बोया तो भी गुलाब का एक दूसरा पौधा तैयार हो गया। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि सभी पौधे बीज से ही लगाए जाते हैं, उगाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके के पौधे उगाए जाते हैं। शिकारी पौधे, अरे आपने नाम सुना है शिकारी पौधे, इसका क्या मतलब हुआ? चलो पढ़ते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। आपने कभी सुना है कि पौधा कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है, चूहे मेंढकों का शिकार करता है, और इसमें एक नाम दिया गया है निपेंथिस। ये सबसे ज़्यादा मशहूर है शिकार करने में कीड़े मकोड़ों का। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। आपके सामने एक चित्र दिखाया गया है इस पाठ में। ये चित्र को ध्यान से देखिए कि इस पौधे का आकार कैसा है। आप देखिए, लंबे घड़े जैसा इसका आकार है और ऊपर एक पत्ती दिखाई हुई है ढक्कन की तरह, और उसके बीच में रखा हुआ है एक कीड़े को, कि कीड़े को वो खा रहा है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। अब आप सोचेंगे ये कीड़े यहाँ आते ही क्यों हैं? तो अब इसमें बताया गया है कि इस पौधे से एक प्रकार की खुशबू निकलती है, उस खुशबू की वजह से कीड़े इस पौधे पे पहुँच जाते हैं। पौधे के ऊपर पहुँचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। अब जैसे ही वो पौधे के अंदर गए वैसे ही वो फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई से। अब आप ये मत सोचिए कि सिर्फ इंसानों में ही दिमाग होता है, वही चालाकी कर सकते हैं। यहाँ तो पौधे भी चालाकी करते हैं। देखो कितने सारे बीज, तुम कितनी तरह के बीज इकट्ठे कर सकते हो, सोचो। तुम्हें ये बीज कहाँ कहाँ से मिलेंगे? सारी कक्षा मिलकर तरह तरह के बीजों को इकट्ठा करें, हो गए ना बहुत सारे बीज। इन बीजों को ध्यान से देखो, बीजों के रंग, उनके आकार, क्या वो गोल हैं या चपटे हैं या लंबे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, किस प्रकार के हैं? देखो भाई क्या आकार है उनका। ऊपरी सतह खुरदरी या मुलायम। अब ये बीज खुरदरे हैं या मुलायम हैं, ये सब आपने बीजों को ध्यान से देखना है, कैसा इनका रंग है।
और जब अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके के बीज इकट्ठे करेंगे तो बहुत तरीके के बीज इकट्ठे हो जाएंगे। और ये तो जब हम छोटे थे हम बीज इकट्ठे करते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था, आपको भी बहुत अच्छा लगना चाहिए, है ना। और ये काम जब आप बड़ों के साथ बैठ के करेंगे जिनको बीजों की जानकारी है या पौधों की जानकारी है तो आपको ये चीज़ें समझ भी आएंगी, फिर आपको और भी अच्छा लगेगा। अब एक तालिका दी गई है। दी गई तालिका एक चार्ट पर बनाओ और पूरी कक्षा के बच्चे मिलकर उसे भरें। अब ये एक तालिका सिर्फ एक बच्चे ने नहीं भरनी है, उसे पूरी कक्षा के बच्चे मिलकर भरेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस तालिका में आपने लिखना है बीज का नाम, जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया है राजमा। बीज का रंग जो कि भूरा होता है, राजमा भूरे रंग का होता है। बीज का आकार, ये चित्र बनाया गया है राजमा का। और ऊपरी सतह राजमा की बहुत मुलायम होती है। आपने राजमा को हाथ में उठा के अगर देखा हो तो राजमा बहुत ही मुलायम होती है छूने में। अब इसमें एक बीज का उदाहरण दिया गया है राजमा का। अब बच्चे अलग अलग बीज जो लाए हैं सबने अपने अपने बीज का नाम लिखना है, उसका रंग लिखना है, उसका आकार बनाना है और उसकी सतह खुरदरी है या मुलायम है ये लिखना है। सोचो, क्या इस सूची में सौंफ और ज़ीरा भी है? अब सौंफ ज़ीरा क्या होता है ये आप मम्मी से पूछिए। जब भी मम्मी सब्ज़ी में तड़का लगाती है तो घी में सबसे पहले ज़ीरा ही डालती है। और सौंफ कई सब्जियों में सौंफ भी डलती है ना। कई मिठाइयों में भी सौंफ डलती है। इकट्ठे किए गए बीजों में से सबसे छोटा और सबसे बड़ा बीज कौन सा है? अब क्योंकि आप इतने सारे बच्चे हैं, सभी अलग अलग तरीके के बीज लाए हैं, तो आपने सबने मिलकर ये देखना है कि किसका बीज सबसे ज़्यादा बड़ा था, वो कौन सा था, और किसका बीज सबसे ज़्यादा छोटा था, वो भी कौन सा बीज था, उसका नाम लिखना है, पता करना है। समूह बनाओ और लिखो जो बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल होते हों। अब कौन से बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल होते हैं? धनिया तो हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जीरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मेथी दाना, सरसों, ये सभी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मसालों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है धनिया, जीरा, है ना। जो सब्ज़ी के बीज हैं, अच्छा मैंने बताया था आपको फलों के भी बीज होते हैं, सब्जियों के भी बीज होते हैं। तो जो सब्ज़ी के बीज हैं उनके भी नाम आपने लिखने हैं। जो फलों से इकट्ठे किए गए हैं, अब फल का भी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था, वो भी आपने नाम लिखने हैं। जो हल्के हैं फूंक मारकर पता कर सकते हो। अच्छा कुछ बीज ऐसे होते हैं जो ज़रा सी हल्की सी फूंक आप ना भी मारें, लग गई तो भी उड़ सकते हैं, वहाँ से हिल सकते हैं। और कुछ थोड़े भारी होते हैं जो शायद बहुत ज़ोर से फूंक मारें तो भी बहुत ही कम हिलेंगे। जो चपटे हैं, जो बीज गोल ना होके चपटे हैं, उनका भी नाम आपने लिखना है। और समूह भी बनाओ, कितने समूह बना पाए? क्या तुम बीजों से खेलने वाला कोई खेल जानते हो? अपने साथियों से बात करो। अच्छा जब आप समूह में बैठेंगे, समूह मतलब इकट्ठे एक ग्रुप में बैठेंगे, तो कितने ग्रुप आप बनाएंगे आप ये देखिए। सब्जियों के बीजों के, फलों के बीजों के, क्योंकि बहुत सारे बीज हैं तो कितने ग्रुप आप बना पाए, और कौन से हल्के बीजों के बना पाए, कौन से चपटे बीजों के बना पाए। और दूसरा, अगर आपको भी कोई खेल आता है बीजों से खेलने वाला तो वो खेलिए और अपने साथियों से बात कीजिए कि हम बीजों से ये वाला खेल खेल सकते हैं। घुमक्कड़ बीज, अरे ये कौन सा बीज है? पौधे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, ये चलते नहीं हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। हाँ ये बात तो ठीक है, पौधे तो हमेशा खड़े रहते हैं, पेड़ भी एक जगह खड़ा रहता है, लेकिन उसके बीज दूर दूर तक पहुंचते हैं। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कैसे? तो अब आपको दिखाते हैं कि पौधों के बीज कैसे दूसरी जगह तक पहुंचते हैं। पहला चित्र है, उस चित्र में दिखाया गया है एक तितली को छींकते हुए, आँच, है ना। अच्छा दूसरा बीज है, उसमें एक कुत्ते को दिखाया गया है, उसके ऊपर बहुत सारे बीज लगे हुए हैं, तो जब कुत्ता इधर उधर जाएगा, जहाँ भी बैठेगा वहाँ वो बीज गिर जाएगा। और ये तितली या ये कीट पतंगा जो भी है, ये जहाँ भी जाएगा बैठेगा तो ये भी अपने साथ बीज ले जाएगा।
चित्र 1 में देखिए ये बीज हवा की मदद से कैसे उड़ पाते हैं। क्या तुमने भी कोई बीज उड़ते हुए देखा है? तुम्हारे यहाँ उसे क्या कहते हैं? अनुमान लगाओ कि तुम्हारे बीजों के समूह में से कितने बीज हवा से बिखरते होंगे। बहुत सारे बीज ऐसे हैं बच्चों जो हवा से उड़कर इधर उधर जाते हैं। आपने देखा होगा एक बिल्कुल छोटा सा सफ़ेद रंग का बिल्कुल ऐसा छोटा सा दाना होता है, थोड़ा भूरे काले रंग का, और उस पर सफ़ेद बाल की तरह निकले होते हैं और वो हवा में इधर उधर उड़ता रहता है, घूमता रहता है और कहीं भी जाके टिक जाता है और उसमें से पौधा निकल आता है। आपने देखा है कभी ऐसे? ये ऐसा आग का बीज ऐसा होता है। अब आप पूछेंगे आग क्या होता है, तो आप अपने घर के आसपास देख सकते हैं आग का पौधा बहुत जगह पे अपने आप ही उगा हुआ होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उसका बीज हवा में उड़ के इधर उधर कहीं भी चला जाता है। चित्र 2 को ध्यान से देखो। यह बीज हवा में तो उड़ नहीं पाता, यह जानवर की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है। अब जब हम छोटे थे, हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक कांटेदार बीज होता था। तो बच्चे क्या करते थे, जो भी जब सर्दियों का मौसम होता था तो इस बीज को उठा के किसी दूसरे बच्चे के ऊपर फेंक देते थे। तो उसने जो भी गर्म कपड़ा पहना होता था, जो भी अपने स्कूल की जर्सी पहनी होती थी, स्वेटर पहनी होती थी, उस पर वो चिपक जाता था। तो ये देखिए, अब ये तो हवा में उड़ नहीं पाता, लेकिन ये किस तरीके से किसी भी जानवर के या आपस में खेलते हुए चिपक के इधर उधर दूसरी जगह चला जाता है। यह जानवर की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है ना? मुफ्त की सैर, बिल्कुल मुफ्त की सैर है भाई। इन बीजों को देखकर तुम्हारे मन में क्या कुछ नया आइडिया आया? अब बच्चे तो बहुत ही शरारती होते हैं, है ना? कुछ ना कुछ शरारत उन्हें सूझती ही रहती है। तो कोई ना कोई शरारत ज़रूर इन बीजों को देख के उनके मन में आई होगी कि ये किस तरीके से जानवर के ऊपर जाते हैं, कपड़ों में चिपक जाते हैं। तो कोई ना कोई खेल तो वो ढूंढ ही लेंगे। पढ़ो, स्विट्ज़रलैंड में वेल्क्रो का आइडिया कैसे आया? अब आप पूछेंगे ये वेल्क्रो क्या है? आपको सबसे अच्छा उदाहरण वेल्क्रो का मैं दूंगी। जो आप जूते पहनते हैं, कुछ जूते में तो फीते लगे होते हैं बांधने के लिए, है ना? फीते वाले जूते नहीं, एक जूते होते हैं जो चिपक जाते हैं। जब आप उसको खोलेंगे तो उसमें से आवाज़ निकलेगी चर्र, और जब आप उसको बंद करेंगे तो वो चिपक जाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि पर्दे लगाने के लिए भी नीचे एक पट्टी लगा दी जाती है और उसके ऊपर पर्दे को चिपका दिया जाता है। तो वेल्क्रो क्या होता है? एक आपस में चिपकने के लिए कपड़े पे ऐसा बनाया जाता है जिसमें दोनों तरफ 2 पार्ट होते हैं, एक चिपकने वाला जिस पे चिपकेगा और दूसरा चिपकाने वाला। तो पढ़ो, स्विट्ज़रलैंड में वेल्क्रो का आइडिया कैसे आया? यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़ों के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेल्क्रो बनाने का। वेल्क्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा है ना? मज़ेदार किस्सा, प्रकृति से प्रेरणा लेने का। अब आपको पहले बताया था ना कि आपके मन में भी कोई आइडिया आया है। तो ऐसा आइडिया एक बार एक वैज्ञानिक को आया। जब वो अपने कुत्ते को सैर से लेकर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि उन दोनों पर ही बीज चिपके हुए हैं। तो इन चिपके हुए बीजों को देखकर उनको वेल्क्रो बनाने का आइडिया आया। अभी मैंने आपको बताया था कि वेल्क्रो क्या होता है। तो आपके सामने ये एक सैंडल रखी है बच्चे की, और इसमें ये जो छोटी सी पतली सी पट्टी लटकी हुई है, इस पर वेल्क्रो लगा हुआ है। जब आप इसको मोड़ के बंद करेंगे तो ये आपस में चिपक जाएगी, है ना? तो उन्होंने उस चिपके हुए बीज को देखकर वेल्क्रो बनाने का आइडिया उनको आया। अब आप भी ऐसा ही कुछ क्रिएटिव आइडिया, कुछ अच्छा आइडिया, ऐसा आइडिया नहीं जिससे किसी को परेशानी हो, कोई मुसीबत में पड़ जाए, ऐसा आइडिया जो किसी के काम आए, ऐसा आप कुछ सोच सकते हैं बनाने के लिए। चित्रों को देखकर अंदाज़ा लगाओ कि इनमें बीज किस किस तरह से बिखर रहे हैं। अब आपके सामने 3 चित्र हैं। इसमें एक तो गिलहरी है,
जो ज़मीन पर भागती है, पेड़ पर चलती है, चढ़ जाती है, उतर जाती है। दूसरा है एक पक्षी का, पक्षी तो आकाश में ही उड़ते हैं। और तीसरा है एक पेड़ का, जो कि पानी के किनारे दिखाया गया है, ऐसे पेड़ का, उस पे फल लगा हुआ है। ये है नारियल का पेड़। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। उनकी आवाज़ सुनी है आपने? अपने घर में, अगर किसी के बच्चे के घर में किचन गार्डन हो, अपने घर में सब्जियां लगाई हुई हों, तो आप देखेंगे कि जब सोयाबीन की फलियां लगाई जाती हैं और वो पकने लगती हैं तो उनका मुंह अपने आप खुल जाता है और वो फलियां तो चिटक जाती हैं, आवाज़ आती है और फलियां निकलने लगती हैं और खुद ही नीचे बिखर जाती हैं, क्योंकि जिसके अंदर वो बंद है वो तो चिटक कर फट गया, तो फलियां नीचे ही गिरेंगी। जैसे मटर का दाना होता है, मटर भी जैसे ही खुल जाती है मटर का वो छिलका, तो मटर अपने आप बाहर आ जाती है। सोचो अगर बीज बिखरते नहीं, यानी एक ही जगह पड़े रहते तो क्या होता? अगर बीज एक ही जगह पड़े रहते तो क्या होता? अब इतने ज़्यादा बीज एक जगह तो उगाए नहीं जा सकते, उतनी जगह उनको कम पड़ेगी तो वो खराब ही होते। सारे थोड़े पौधे बनेंगे, कोई एक आधा ही पौधा बनेगा और बाकी वो सब खराब हो जाएंगे या ऐसे ही पड़े रहेंगे या उनका खाद बन जाएगा। और एक सूची बनाओ बीज किस किस तरह से बिखरते हैं। आपको ऊपर जब बताया कि किस किस तरह से बीज बिखरते हैं, तो हवा से भी बिखरते हैं और एक दूसरे से चिपक के भी जा सकते हैं इधर उधर। और ये देखिए गिलहरी भी लेके जा रही कोई चीज़ खाते हुए, यहाँ से उठा के ले गई, दूसरी जगह जाके छोड़ दिया फल खा के और उसका बीज वहीं रह गया। पक्षी भी लेके उड़ रहा है, पक्षी भी इधर उधर लेके जा सकते हैं। और पानी में भी बीज जैसे गिरे हैं मिट्टी पे पानी के पास, तो वहाँ भी अपने आप हो जाएंगे और पानी में बह के भी इधर उधर जा सकते हैं और किसी इंसान या जानवर के लग के भी इधर उधर जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से बीज एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं या बिखर जाते हैं। कौन कहाँ से आए जी? बीज को बिखराने वाली सूची में क्या तुमने हमें यानी इंसानों को शामिल किया है? अब आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जो वैज्ञानिक अपने कुत्ते को घुमाने गया, उसके और उसके कुत्ते दोनों के ही बीज चिपके हुए थे, तो इंसान भी शामिल होंगे उसमें। हाँ, हम भी बीजों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, अनजाने में और जानबूझकर भी। अनजाने में तो जैसा आपको बताया कि पता नहीं चला और बीज चिपक गए, और जानबूझकर कैसे? कोई भी फल खाया और बीज इधर उधर फेंक दिए, या फिर बीज बोने की उससे मतलब से कि हमने उस जगह पे जाके बीज बोने हैं, पौधा लगाना है, इस जगह पे पौधे लगाने हैं, तो जानबूझकर या अनजाने में भी इंसान भी बीजों को इधर से उधर पहुँचाते हैं। कोई पौधा खूबसूरत लगे या कोई पौधा दवाई में उपयोगी हो तो हम उसके बीज अपने बगीचे में उगाने के लिए ले आते हैं। ये पौधे बड़े होते हैं और दूर दूर तक बिखर जाते हैं। कई सालों बाद तो लोगों को यह याद ही नहीं रहता कि ये पौधे हमेशा से यहाँ नहीं उगते थे, ये तो कहीं और से ही आए हैं। अब मान लीजिए आप बहुत छोटे हैं, है ना, और आपने अपने घर में एक बहुत छोटा पौधा है, आम के पेड़ का पौधा है या किसी और फल का पौधा है, तो आपको वो छोटा सा दिखाई दिया। या जब आप छोटे हैं तो हो सकता है वो बड़ा पेड़ भी है या थोड़ा सा बड़ा पौधा है, तो आपको क्या लगेगा? ये तो हमेशा से ही यहीं पे था। लेकिन जिन बड़ों ने आप लगाया है, आपके पैदा होने से पहले ही उसको लगाया है, उनको पता है ये पहले यहाँ पर नहीं था। तो कई साल बाद तो लोगों को यह याद ही नहीं रहता कि ये पौधे हमेशा से यहाँ नहीं उगते थे, ये तो कहीं और से ही आए हैं। पता है मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई? इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। तो जो हम मिर्ची खाते हैं ना, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, जिसको खाते ही हमारे मुंह से सीसी निकलने लगती है और पसीना आने लगता है, तो वो मिर्ची पुर्तगाल देश से आई थी। पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे दक्षिण अमेरिका से भारत। तो कितनी दूर से मिर्च का बीज हमारे देश में आया बच्चों, देखो, बहुत दूर से। जानना चाहते हो कौन कहाँ से आया? इस कविता में पढ़ो। आलू मिर्ची चाय जी, वाह वाह, बहुत अच्छी कविता है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। कविता का नाम है आलू मिर्ची चाय जी। आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी? 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से। अब ये पूछ रहे हैं ये कहाँ से आए हैं? 7 समुंदर पार से आए हैं, या इनको बाजार से खरीदा गया है, या किसी ने गिफ्ट किया है,
या किसी ने आपस में व्यापार किया है, कोई चीज़ एक दूसरे को दी है, खरीदी है, बेची है या गिफ्ट की है, या जंग लड़ाई मार से या मारा पीटी से ही कोई बीज यहाँ पे आलू मिर्ची चाय इधर आए हैं। हर रास्ते से आए जी आलू मिर्ची चाय जी। अब ये सभी रास्तों से ही आए हैं आलू मिर्ची चाय। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी मसालों की है पटरानी। मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद। अब ये आपने देखा ना कि दक्षिण अमेरिका से मिर्ची आई है जो मसालों की पटरानी है। पटरानी क्यों है? क्योंकि बहुत तीखी होती है। मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद। 7 टमाटर आए जी आलू मिर्ची चाय जी। भिंडी है अफ्रीका की भूरी भूरी कॉफ़ी भी। नक्शे में यूरोप किधर वहीं से आए गोभी मटर। क्या आपको पता था कि यूरोप से गोभी और मटर आए हैं? चाय असम की बाई जी आलू मिर्ची चाय जी। असम की चाय तो आपने बहुत सुनी होगी कि असम के बागान में चाय के बागान पाए जाते हैं। बागान मीन्स बहुत सारे बाग। चली चीन से सोयाबीन पहुंची अमेरिका बजाती बीन। घूम घाम लौटी अपने देश उसमें है गुण कई विशेष। अब ये सोयाबीन जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है वो चीन से आई, पहुंची अमेरिका बजाती बीन। घूम घाम लौटी अपने देश उसमें है गुण कई विशेष। रौब जमाकर आई जी आलू मिर्ची चाय जी। बैंगन मूली सेम करेला आम संतरा बेर और केला। पालक परवल टिंडा मेथी हैं भाई बहन ये सब देशी। ये सब देशी हैं। बैंगन मूली सेम करेला ये भी हमारे देश का है। आम संतरा बेर और केला ये भी हमारे देश के फल हैं। पालक परवल टिंडा मेथी ये सब्जियां भी हमारे देश की हैं भाई बहन ये सब देशी। भारत की पैदाइश जी कौन कहाँ से आई जी आलू मिर्ची चाय जी। वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी कविता थी। पढ़ने में भी मज़ा आया और सुनने में भी आपको आया होगा। क्यों जान गए ना? क्या तुम सोच सकते हो अगर ये हमारे यहाँ नहीं आए होते तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती? दुनिया के नक्शे में इन देशों को ढूंढने की कोशिश करो। अब ऐसा क्यों लिखा है कि अगर ये हमारे पास नहीं आए होते तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती? आप देखेंगे, आप अभी छोटे बच्चे हैं, आप कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं या अपने घर में कोई त्यौहार मनाते हैं तो हम कितने ज़्यादा तरीके के खाने खाते हैं, है ना? बहुत तरीके की शादी में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो इतनी वैरायटी का खाना होता है। कोई हमारा भारतीय खाना होता है। भारत में भी अलग अलग राज्यों का प्रांत का खाना अलग अलग तरीके का होता है। कहीं पंजाबी ढाबा लगा होता है, कहीं राजस्थान का खाना होता है ना? कहीं चाइनीज़ फूड होता है यानी कि चाइना का, कहीं इटालियन होता है जैसे जो हम पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, पास्ता खाते हैं। तो कितनी तरीके के खाने हम खाते हैं जो हमारे देश में ही कितने प्रांत हैं, सब जगह अलग अलग प्रकार के खाने हैं। तो अगर ये खाने इधर उधर से नहीं आए होते, हम सिर्फ अब तो फिर हम क्या होता? हम सिर्फ अपनी ही जगह का खाना खा रहे होते जो हमारे घर में बनता है या जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ पे जो फल और सब्जियाँ होती हैं हम सिर्फ वही खा रहे होते। तो बहुत ही थोड़ी चीज़ें जो लोग जहाँ पे रहते हैं वो खा रहे होते। लेकिन अब ये सारी चीज़ें इधर से उधर आई, बीज आए, फल आए, पौधे आए, तो उससे क्या हुआ कि सभी जगह पर बहुत सारे खाने आज उपलब्ध हैं। दुनिया के नक्शे में इन देशों को ढूंढने की कोशिश करो। अब जिन देशों की आपके सामने बात हुई है, किन देशों की बात हुई है? अभी तो दक्षिण अफ्रीका की बात हुई, अमेरिका की बात हुई, अफ्रीका की बात हुई, चीन की बात हुई। तो आप देखिए दुनिया के नक्शे पर इन देशों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। हम क्या समझे? यह चित्र रीना ने बनाया है अपने अंकुरित बीज का। अब पहले आपको एक दिया गया था एक काम करने के लिए कि चित्र बनाना है। आपने अपने घर में जिस भी बीज को अंकुरित किया है वो अंकुरित होने पर कैसा दिखता है उसका आपने चित्र बनाना है। तो एक बच्ची रीना ने ये चित्र बनाया है अंकुरित बीज का। तुम्हें क्या लगता है इन बीजों को अंकुरित होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत हुई होगी? अपने शब्दों में लिखो। अभी आपने पूरे पाठ में पढ़ा ना, जैसे आपने कटोरी में 3 प्रकार के चने 3 तरह से लगाए थे 3 कटोरियों में। तो अंकुरित होने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता थी, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी, अपने शब्दों में लिखो। ये पूरा पाठ पढ़ के आपको समझ आना चाहिए कि अंकुरण कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में आपने लिखना है। अगर उनकी ज़रूरी चीज़ों में से कोई ना मिले तो रीना के बीज कैसे दिखेंगे? तो कैसे दिखेंगे? फिर वो अंकुरित ही नहीं होंगे। अगर जो ज़रूरी चीज़ें हैं अंकुरण के लिए, अगर उनमें से एक भी चीज़ नहीं है तो अंकुरण होगा ही नहीं। चित्र बनाकर दिखाओ। बीज
किस किस तरह बिखरते हैं, किन्हीं 2 तरीकों के बारे में अपने शब्दों में लिखो। तो बच्चों, हमने पूरा पाठ पढ़ लिया बीज के बारे में। बीज कैसे होते हैं, बीज एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचते हैं, उनमें अंकुरण कैसे होता है और किस किस तरह से वो बिखरते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। इसके ऊपर तो बहुत अच्छी कविता भी लिखी गई है। तो आपने पूरा पाठ, मुझे लगता है, बहुत अच्छे से पढ़ा है और बहुत अच्छे से समझा है। और जो भी इसमें बातें कही गई हैं वो आप करके भी देखेंगे और आपस में चर्चा भी करेंगे और अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे और चित्र बनाएंगे। तो इस बहुत अच्छे पाठ को समझते हुए हम फिर से आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए पाठ को लेके। तब तक के लिए बाय बाय।